नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते बड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से खबर सामने आई है कि भारत और यूके की सरकार अपने घरेलू युद्धपोतों को पावर देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम विकसित करने के लिए एक समझौता कर सकती है। इंडियन वॉरशिप्स की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में डीजल इंजन, गैस टरबाइन या फिर स्टीम टरबाइन से ये ऑपरेट होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम है उसकी क्षमता 6000 टन से अधिक के डिस्प्लेसमेंट वाले जो बड़े युद्धपोत हैं उन्हें पावर देने के लिए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि यूके भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर सकता है और एक बार समझौते पर साइन हो जाते हैं तो यूके की जी पावर कन्वर्जन और भारत की स्टेट ऑन BHEL, इन दोनों के बीच सहयोग के माध्यम से इन्हें विकसित किया जाएगा। दोनों कंपनियों ने इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन सिस्टम विकसित करने के लिए एक MOU पर भी साइन किए हैं। आपको मैं बता दूं कि यूके की रॉयल नेवी का द क्वीन एलिजाबेथ क्लास का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रपल्जन वेसल है और कहा ही जा रहा है कि भारत में इस सिस्टम का परीक्षण पहले लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स और फिर नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर्स पर किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में विचार कर रहा है और इसे बनाया ही जाना है। ऐसे में दोस्तों भारतीय नौसेना के जो पूर्व प्रमुख है अरुण प्रकाश जी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। उन्होंने यहाँ पर एक तर्क ये रखा है कि फ्रांस और भारत मिलकर नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि खुद फ्रांस भी अपने भविष्य के लिए एक विमान वाहक पोत तैयार कर रहा है जिसे कि PANG के नाम से जाना जाता है, और दूसरी तरफ भारत स्वदेशी विमान वाहक 3 यानी कि IAC-3 को भी बनाने के बारे में बातचीत कर रहा है। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख ने कहा कि ऐसा करने से दोनों के लिए बड़े फायदे होंगे, क्योंकि इससे ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा जिसमें कि दो देशों की ताकतें लगी होंगी, यानी कि उस ताकत का लाभ उठाना होगा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि इस तरीके के सहयोग से न केवल जहाज की डिजाइन और निर्माण विशेषज्ञता के अधिग्रहण की सुविधा मिलेगी, बल्कि न्यूक्लियर डिजाइन और प्रपल्जन टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी मदद मिलेगी। और यही नहीं, इससे दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में और ज्यादा मजबूत सहयोग हो सकता है। भारत जिस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाह रहा है वो 60,000 टन का डिस्प्लेसमेंट वाला एक दुर्जय जहाज होगा, लेकिन जो फ्रांस का PANG एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अपनी लेटेस्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट 75,000 टन होगा और जनरल एटॉमिक्स के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सहित इसमें कई एडवांस सुविधाओं को लैस किया जाएगा। PANG फ्रांसीसी नौसेना के लिए एक दुर्जयी एसेट होने वाला है। नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स और राफेल M दोनों ही फाइटर जेट्स इस एयरक्राफ्ट कैरियर में तैनात किए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों भारत और फ्रांस अगर एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण में साथ आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अवसर होगा दोनों ही देशों की नौसेनाओं के लिए। और ऐसे में दोस्तों ये विचार उनका काफ़ी अच्छा भी है कि भारत और फ्रांस को एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में साथ आना चाहिए। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना जानता है कि LAC पर उसकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जितनी भारत की है, इसीलिए चाइना ऊंच ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी हवाई युद्ध में होने वाले नुकसान की भरपाई कर रहा है। यानी कि उसको डर है कि अगर भविष्य में उसकी जंग होती है तो उसे जो नुकसान होगा उससे कैसे निपटना चाहिए उसकी वो तैयारी कर रहा है, जिसके लिए चाइना ने जो रणनीति बनाई है उसमें उसने अतिरिक्त फाइटर जेट्स, बम वर्षक, टोही विमान और ड्रोन्स को तैनात करना शुरू किया। इसके अलावा दोस्तों चाइना ने होटन, काशगर, गारगुनसा, शिगल्से, बांगड़ा, निंगची और होपिंग में हवाई क्षेत्रों का अपग्रेडेशन शामिल किया है और इन अपग्रेडेशन में नए और विस्तारित रनवे, विमानों के लिए शेल्टर, ईंधन और गोला बारूद के लिए बढ़ी हुई भंडारण क्षमता भी शामिल है। और सिंजियांग प्रांत के होटन एयरबेस इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां पर चाइना ने 2 JS-7A फाइटर बॉम्बर्स, 3 Y-20 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट, इसके अलावा 50 J-11, J-7 फाइटर्स, 5 Y-8 और Y-7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं, जो कि यहाँ पर चाइना को एक मजबूत बढ़त दिला सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अब अपने विमान के इंजनों के निरीक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ड्रोन प्रणाली के विकास के बारे में आगे बढ़ रही है और ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो इंजन के रखरखाव प्रक्रियाओं में क्रांति लाने का वादा करती है। वे तेज और अधिक कुशल और संभावित रूप से सुरक्षित हो सके और इस नई प्रणाली में समय लेने वाले जो मैनुअल निरीक्षण है वो समाप्त हो जाएंगे। इसकी बजाय हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस एक मिनी या माइक्रो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कैमरे इंजन की विस्तृत जो इमेजेस हैं वो कैप्चर करते हैं, जैसे कि एयर इनटेक डक्ट्स, एग्जॉस्ट नोजल्स,
टर्बाइन ब्लेड्स आदि का। इस ड्रोन का काफी फायदा मिलने वाला है। इस उपयोग में फिक्स विंग जेट और हेलीकॉप्टर सहित विमानों की एक विस्तृत श्रृंखला का निरीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पाकिस्तान ने जिस फाइटर जेट और मिसाइल को भारत के राफेल के खिलाफ खरीदा है, उसकी पोल अब खुल गई है। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स की लीक हुई एक इंटरनल रिपोर्ट से पता चला है कि चाइना की PL-15, जो कि काफी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसकी वास्तविक क्षमताओं की पोल खुली है। चाइना इसकी 200 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट बताती है कि लॉन्च प्रतिबंधों के कारण इसकी रेंज काफी कम हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 200 किलोमीटर की जो सीमा है उसे हासिल करना एक महत्वपूर्ण लॉन्च स्थिति पर निर्भर करता है। मिसाइल दागने वाले फाइटर जेट को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 1.2 की यात्रा करनी चाहिए। यही नहीं, रिपोर्ट यह भी बताती है कि इसी तरीके की जो लिमिटेशंस हैं वो पाकिस्तान को बेचे जाने वाली जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है PL-15E का, उस पर भी लागू होती है, जिसमें कि पाकिस्तान दावा करता है कि उसकी रेंज 145 किलोमीटर है। लेकिन अब पता चलता है कि PL-15E की जो सीमा है, यानी कि जो रेंज है, वो 105 से 110 किलोमीटर के बीच है, और जिससे कि इस मिसाइल से लैस पाकिस्तानी वायुसेना की J-10C फाइटर जेट्स को कोई फायदा नहीं मिल रहा। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा विकसित की गई अस्त्र MK1, उसकी रेंज 110 किलोमीटर है, जो कि AMRAAM AIM 120C वेरिएंट और PL-15E की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। इससे पता चलता है कि जिस J-10C फाइटर जेट को पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स में शामिल किया है, वो भी PL-15E मिसाइल के साथ, वो केवल एक छलावा है पाकिस्तान के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना माइन स्वीपर्स बोट की कमी को दूर करने के लिए कुछ नए सॉल्यूशंस को तलाश रही है। ऐसे में माइन स्वीपिंग ऑपरेशन के लिए एक सॉल्यूशन मिला है, जो कि माइक्रो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित ये माइक्रो UAV अपनी गतिशीलता और दक्षता के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल 2.5 मीटर की लंबाई के साथ वे बड़े जहाजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में नेविगेट कर सकते हैं, और 7 से 9 घंटों की इंड्योरेंस के साथ वो व्यापक माइंस क्लियरेंस मिशंस को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय नौसेना वर्तमान में युद्धपोत से लॉन्च करके माइक्रो UAV की क्षमताओं का परीक्षण कर रही है, जिससे कई फायदे मिलेंगे। पहला तो जोखिम कम होगा, दूसरा की कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, और स्केलेबिलिटी भी इसकी रहेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन का स्टील तैयार किया है, जो कि S5 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के लिए होगा। बता दें कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन स्टील है, जिसका इस्तेमाल नई सबमरीन में किया जाएगा, इसका वर्तमान में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट फेज चल रहा है। हालांकि इसमें कुछ साल और लगेंगे, जो बाद में ये सुनिश्चित करेगा कि ये जो स्टील है वो ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, जो कि खास करके अंडर वाटर एप्लीकेशंस के लिए होने चाहिए। इसके अलावा इनका कठोर मूल्यांकन किया जाएगा और बाद में इसके लिए डील होगी, और इस स्टील का इस्तेमाल 12,000 टन वाली S5 क्लास की SSBN में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब मोबाइल सी बेस्ड मिसाइल प्लेटफॉर्म पर काम शुरू कर चुका है, जहां पर नई मिसाइलों की टेस्टिंग होगी, और ये एक क्रांतिकारी स्टेप भी माना जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल मिसाइल टेस्टिंग के डेडिकेटेड लॉन्च पैड जो कि ज़मीन पर होते हैं उन पर निर्भरता कम करती है, क्योंकि इसकी एक अपनी सीमाएं होती हैं। खास करके जब नई मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है तो कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इससे आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पर आबादी रहती है उनको नुकसान पहुँच सकता है, यानी कि सेफ्टी के भी रीजंस होते हैं यहाँ पर। ऐसे में DRDO का जो सी बेस्ड लॉन्च पैड प्लेटफॉर्म है, वो सेफ्टी, अपनी ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही साथ वातावरण में प्रभाव कम पड़े और तेजी से टेस्टिंग साइकिल आयोजित हो सके, उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की कंपनी वीरा डायनेमिक्स ने एक टार्डिग्रेड लॉन्च किया है, और ये दुनिया का पहला अत्यधिक तापमान वाला सूट है। हाल ही में इस कंपनी ने इसके सफल परीक्षण की घोषणा की है। दरअसल ये एक प्रोटेक्टिव गियर टेक्नोलॉजी है, जिसे कि अलग अलग जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये काफी फ्लेक्सिबल है। टार्डिग्रेड लाइन दुनिया का पहला ऐसा तकनीकी सूट है जिसे कि वीरा डायनेमिक्स ने इन हाउस विकसित किए गए सॉफ्ट कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया है। आपको मैं बता दूं कि ये अनमैच्ड टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है। टार्डिग्रेड -200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना कर सकता है, जो कि क्रायोजेनिक वातावरण या फिर उच्च ऊंचाई पर काम करने वाले कर्मियों के लिए काफी आदर्श होता है। ये सूट +1000 डिग्री सेल्सियस तक की चिलचिलाती तापमान में भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि ये फायर फाइटर्स, वेल्डर्स और जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काफी उपयुक्त होने वाला है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशनें भारतीय सेना के सामने भी आती हैं जहां पर सेना को अकेले काम करना होता है। ऐसे में वीरा डायनेमिक्स ने जिस टार्डिग्रेड को लॉन्च किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर यूएवी को मात्र $17,000 वाली ईरानियन मिसाइल से गिरा दिया। ये मिसाइल है 358। ऐसे में दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सस्ती मिसाइल भी इतने महंगे ड्रोन को गिरा सकती है। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।